दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष अपनी हिंदी की सीरीज में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जहां हम चर्चा करने वाले हैं छायावाद से संबंधित प्रश्नों के बारे में। जी हां दोस्तों, देखिए मैंने आपको बहुत डिटेल में हिंदी साहित्य के इतिहास पर क्लास देना स्टार्ट किया है। इसके पहले हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक पर आपको क्लासेस दे दी गई हैं और अब हिंदी साहित्य वाली क्लास चल रही है। तो हिंदी साहित्य में सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हम लोगों ने एमसीक्यू किए, फिर जो है आदिकाल से संबंधित, फिर इसी तरह से भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल से संबंधित हम लोगों ने एमसीक्यू किया। इस तरह से 5 भागों में हम लोगों ने साहित्य को पढ़ा। फिर आदिकाल के अंदर जाकर उसकी जितनी भी शाखाएं हैं, जैसे भारतेंदु युग की बात आती है उससे संबंधित एमसीक्यू किया, द्विवेदी युग की बात आती है उससे संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं और आज हम लोग छायावादी युग से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हम लोग प्रगतिवादी और प्रयोगवादी से संबंधित एमसीक्यू भी करेंगे। तो आपको इसी तरह से आनंद बरकरार रहेगा। 5 और 5 10 क्लास हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूंगा उसके बाद जो है कहानी से संबंधित, उपन्यास से संबंधित, निबंध से संबंधित, कविता से संबंधित, आलोचना से संबंधित एमसीक्यू भी कराऊं ताकि आपको और ज्यादा लाभ मिले इस टॉपिक से। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों हिंदी में एक ऐसी सीरीज को पढ़ रहे हैं जिसमें कभी भी कोई भी टॉपिक रिपीट नहीं किया जाता है, प्रतिदिन एक नए टॉपिक पे चर्चा होती है। तो जिन बच्चों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक बार पीछे का वीडियो जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो इंसान फ्री में यार इतना अच्छा पढ़ा सकता है उसके पेड कंटेंट में कितना दम होगा, कितनी अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको पेड क्लास में दिया होगा, ये आप कल्पना कीजिए। ठीक है, तो एक बार मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हिंदी का बैच तो हमारा सुपर सेलिंग बैच है, लेकिन इतिहास और राज व्यवस्था, संविधान का बैच ज्वाइन करना ना भूलिए। जी हाँ, जीके जीएस की क्लास भी मैंने खुद लीड किया हुआ है। एक बार आप मुझसे जीके जीएस पढ़ के देखिए। जिन बच्चों को ये लगता है कि नितिन सर हिंदी के मास्टर हैं, उनका एक भ्रम टूट जाएगा। फिर आप कहेंगे नहीं नितिन सर जीएस के मास्टर हैं। तो एक बार आप मौका दीजिए, बस आ भर जाइए। ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है और आके तुरंत परचेज करने की जरूरत नहीं है। मैंने डेमो क्लास दे रखा है, एक बार आके डेमो देखिए, जी भर के डेमो देखिए। अच्छा लगेगा तो आप ज्वाइन कीजिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए सीधे आते हैं अपने सवालों पर और देखते हैं कौन कौन से सवाल यहां दिए गए हैं और आप कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। पहला सवाल, छायावाद के प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? छायावाद का प्रवर्तक कवि दोस्तों किसे माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये छायावाद के प्रवर्तक नहीं कहे जाते हैं। छायावाद का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को भी प्रवर्तक नहीं माना जाता। जो प्रवर्तक माना गया वो जयशंकर प्रसाद जी को माना गया है और इनकी एक रचना है झरना। ठीक है, झरना से कहा जाता है छायावाद की शुरुआत होती है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इनकी रचना है झरना। ठीक है, झरना इनकी रचना है। ठीक है, लिखेगा छायावाद की शुरुआत। ठीक है, छायावाद की शुरुआत दोस्तों यहीं से मानी जाती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों जो नाम दे रहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, तो याद रखेगा ये छायावादी लेखक तो हैं, लेकिन इनको 4 स्तंभों में गिना जाता है। जब आगे चल के अभी आप पढ़ेंगे 4 स्तंभ। ठीक है, 4 स्तंभ, तो इनकी गिनती दोस्तों 4 स्तंभ में की जाती है, इसे याद रखेंगे। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। सबसे प्रसिद्ध कृति इनकी है यामा। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। बाकी नीरजा, निहार, रश्मि, ठीक है, सांध्य गीत, ये सब भी दोस्तों इनकी प्रसिद्ध कृतियों में आता है। ठीक है, ये सारे तथ्य आप याद रखेंगे। जो संबंधित तथ्य मैं देता हूं ना, यहां से भी बहुत सारे सवाल बनते रहते हैं। ठीक है, अगला सवाल करा, छायावाद के 4 स्तंभ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है छायावाद के 4 स्तंभ में? तो याद रखेगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, जयशंकर प्रसाद भी हैं। यहां पर मैथिली शरण गुप्ता जी का जो नाम दे रहा दोस्तों, ये छायावाद में सम्मिलित नहीं है। अरे भैया, इनको हमने पीछे पढ़ चुका है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, ये किस युग के कवि हैं? ये द्विवेदी युग के कवि हैं, याद रखेंगे। तो देखिए 1 नंबर पे दोस्तों आप इनको रख लीजिएगा। छायावाद के स्तंभ में 2 नंबर ऐसे याद रखिएगा, एक स्तंभ ये माने जाते हैं, दूसरा स्तंभ दोस्तों आप जयशंकर प्रसाद जी को मान लीजिए, कोई ऐसा सीरियल नहीं है। तीसरा स्तंभ दोस्तों महादेवी वर्मा को मान लीजिए और चौथा स्तंभ दोस्तों सुमित्रानंदन पंत को मान लीजिए। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा
नंदन पंत को मान लीजिए, ये कुल 4 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, ये भी दोस्तों स्तंभ कहे जाते हैं और ये यहां से परीक्षा में दोस्तों अक्सर करके सवाल पूछा जाता है। ठीक है, 4 स्तंभों में एक महिला स्तंभ भी है, महादेवी वर्मा जी, इसको नहीं भूलना आपको। ठीक है, बाकी मैथिली शरण गुप्ता, जिनको साहित्य जगत में दद्दा के नाम से बुलाया जाता था, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त को क्या उपाधि दिया गया था, इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया था, गांधी जी ने दिया था। ठीक है, और साहित्य जगत में इन्हें दद्दा नाम से बुलाते हैं। किस नाम से दोस्तों, दद्दा नाम से बुलाते हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। कहीं कोई दिक्कत आपको अभी तक नहीं ना? ऐसे ही सवाल दोस्तों परीक्षा में आते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है छायावाद की पहली रचना किसे माना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद की रचना झरना है, जिससे छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो पल्लव मत करिएगा दोस्तों, झरना बताइएगा, झरना। पल्लव जो रचना दोस्तों, यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसे याद रखेंगे। झरना से याद रखेंगे छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, छायावाद की शुरुआत मानी जाती है, इसे आप याद रखेंगे। और इसे लिखा किसने दोस्तों, इसे लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, इसे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। कामायनी भी दोस्तों, कामायनी एक महाकाव्य है, कामायनी एक महाकाव्य है और यह महाकाव्य भी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। ठीक है, और ये जो रचना दे रहा है यामा महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, यह महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, इसी रचना पर महादेवी वर्मा को इसी रचना पर साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता, साहित्य अकादमी नहीं, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्या मिला था दोस्तों, इनकी ऋषि रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये झरना होगा। ज्यादातर बच्चे कामायनी करेंगे अगर परीक्षा में सवाल आ जाए, क्योंकि सबसे पॉपुलर रचना कामायनी है, तो उन्हें इससे मतलब नहीं होता कि सही उत्तर क्या है, उन्हें इस तुक्का मारना है। तो जहां से ज्यादा लगाव लगा, जिसका नाम ज्यादा सुना है वही उत्तर कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। एक एक बात ध्यान रखेगा, मैं इसीलिए आपको ब्रीफ में पढ़ा रहा हूं, मतलब विस्तार से पढ़ा रहा हूं कि चलिए उसके अंदर भी जाके पढ़ते हैं। भारतेंदु युग को अलग से समझते हैं, द्विवेदी को अलग से समझते हैं, छायावाद को अलग से समझते हैं। मैं इसीलिए आपको इस तरह से दे रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा साहित्य के प्रश्न आपके तैयार हो जाएं। ठीक है, करा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। ठीक है, क्या कहा दोस्तों, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा, तो याद रखेगा। वैसे ज्यादातर बच्चे यहां सोचेंगे कि रामचंद्र शुक्ल जी का नाम ले लें, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं, तो लगता है इन्होंने ही सारी आलोचना किया होगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां डॉक्टर नगेंद्र होंगे, ये स्वच्छंदतावादी समीक्षक कहे जाते हैं। क्या कहा जाता है इनको स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा याद रखेंगे श्रीधर पाठक को क्या कहा जाता है दोस्तों, श्रीधर पाठक को हिंदी खड़ी बोली का हिंदी खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है, रोमांटिक कवि। ठीक है, स्वच्छंदतावादी कवि माना जाता है। ये पॉइंट दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। श्रीधर पाठक जो द्विवेदी युग के कवि रहे हैं, उनका नाम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पर डॉक्टर नगेंद्र आपका जवाब हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद का महाकाव्य माना जाता है। देखो, छायावाद का महाकाव्य, अब देखिए यहां पर दो चीजें याद रखेंगे। ठीक है, अगर दोस्तों परीक्षा में सवाल पूछ दे, ठीक है, छायावाद की शुरुआत, ठीक है, क्या मान दे दोस्तों, छायावाद की शुरुआत पूछ दे, तब आपका उत्तर अलग होगा। अगर छायावाद का महाकाव्य पूछ दे तब उत्तर अलग होगा। अगर शुरुआत पूछेगा तब दोस्तों आप बताइएगा झरना। ठीक है, झरना से शुरुआत मानी जाती है, इसे याद रखेंगे। और अगर महाकाव्य पूछेगा तब दोस्तों आपको कामायनी बताना है। ठीक है, तो छायावाद का महाकाव्य किसे कहा जाता है, आंसू लहर को नहीं, कामायनी को कहा जाता है। आंसू और लहर ये दोनों किसकी रचनाएं, ये भी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं और कामायनी भी है। कानन कुसुम दोस्तों ये खड़ी बोली की पहली, कानन कुसुम को खड़ी बोली की पहली कविताओं का शुरुआती संग्रह माना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको, खड़ी बोली की कविताओं का शुरुआती संग्रह। ठीक है, कविताओं का
शुरुआती इन्हीं से संबंधित है, ठीक है, शुरुआती संग्रह माना जाता है। ये रचनाएं सभी की सभी किससे संबंधित है? जयशंकर प्रसाद से ही संबंधित है। लेकिन कामायनी महाकाव्य है जिसमें 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं दोस्तों? परीक्षा में ये सवाल खूब पूछा जाता है कि कितने सर्ग हैं, तो क्या बताएंगे? इसमें कुल 15 सर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है सुमित्रानंदन पंत की किस रचना को छायावाद का अंत, जी हां दोस्तों, कह रहा है छायावाद का अंत और प्रगतिवाद के उदय की घोषणा कहा जाता है। बताइए, सुमित्रानंदन पंत जो कि छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको छायावाद का स्तंभ माना जाता है, ठीक है, छायावाद का स्तंभ माना जाता है। और इन्होंने एक रचना किया जिससे छायावाद का अंत माना जाता है और अगला जो युग है प्रगतिवाद युग, ठीक है, प्रगतिवाद युग का शुरुआत माना जाता है। तो किस रचना को माना जाता है? ये पल्लव, गुंजन, लोकायतन, ये सब इनकी रचना है। लेकिन युगांत, युग का अंत, युगांत, ठीक है, ये नाम से ही आपको लग रहा होगा, युग का अंत यानी युगांत से याद रखेंगे, ये माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि रूढ़िवादी छायावादी परंपरा को छोड़ करके यहां कुछ कवियों ने नई परंपरा को अपनाया जिसको प्रगतिवाद नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसको ना हो तो लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों? पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को त्याग कर, ठीक है, त्याग कर छायावादी कवियों ने, ठीक है, छायावादी कवियों ने नवीन परंपरा अपनाई, ठीक है, छायावादी कवियों ने नवीन परंपरा प्रयोगवादी, ठीक है, नवीन परंपरा प्रयोगवादी अपनाई, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और यहां पर नए तरीके से दोस्तों रचनाएं आरंभ हुई, इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रयोगवाद का। तो आगे की क्लास में हम प्रयोगवाद के बारे में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये आप याद रखेंगे, पल्लव, गुंजन, लोकायतन, ये सब इन्हीं की रचना, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। बाप रे बाप, बहुत कठिन सवाल दे दिया। एक तो दोस्तों महादेवी वर्मा, याद रखेगा, इनको भी छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छायावाद का स्तंभ इन्हें भी कहा जाता है। कह रहा है कि इनकी जो रचनाएं थी उनका क्रम आपको बताना है। तो सबसे नई और सबसे पुरानी रचना में याद रखिएगा, सबसे नई जो रचना है वो है निहार, मतलब नई मतलब नई नहीं, सबसे पुरानी जो रचना, जो सबसे पहले हुई, उन निहार की रचना इन्होंने पहले किया था। और सप्ते अंत में शाम हो जाता, शाम, इवनिंग टाइम, ठीक है। तो निहार, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, और फिर उसके बाद कहानी आता है, ठीक है। तो ये निहारने वाली प्रक्रिया शुरू है। सुबह का दृश्य बता रहा है, देखो याद करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। ये सुबह का दृश्य है। और सांध्य गीत यानी अब सांझ हो गया है, अब इवनिंग हो गया है, अब मुलाकात का सिलसिला समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये शुरुआत था, ठीक है, ये शुरुआत था, ठीक है। और जो अंत था दोस्तों, ये सांध्य गीत जो था ये अंतिम रचना थी, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, रश्मि से शुरुआत नहीं करना है, नीरजा से शुरुआत नहीं करना है, सांध्य गीत से शुरुआत नहीं करना है, शुरुआत होती निहार से। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, ये क्रम है दोस्तों, ठीक है, ये क्रम है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। अगर इस तरह से थोड़ी सी बातें आपको एग्जाम टाइम में याद आ जाए मेरी, तो समझिए काम आपका हो गया, ठीक है। आपने सही चुन लिया, सही कर लिया, ठीक है। चलिए ये सब आपके सिखाने के लिए करता हूं यार, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी एक महाकाव्य है जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने किया है, ठीक है। कामायनी एक महाकाव्य है जिसकी रचना किसने किया दोस्तों? जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। और जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें छायावाद का स्तंभ भी कहा जाता है और छायावाद का इन्हें प्रवर्तक भी कहा जाता है। सारी बातें आप याद रखें, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भैया कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। चलिए एक नया सवाल आपसे पूछता हूं, मजा आ जाएगा आपको पढ़कर, ठीक है। मान लीजिए पूछ दिया सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा सर्ग। अगला सवाल दिमाग में आ गया, सर ये भी तो पूछ सकता है कि सबसे छोटा सर्ग कौन सा है, ठीक है, सबसे
छोटा सर्ग। तो दो सवाल का जवाब देना, सबसे बड़ा सर्ग और छोटा सर्ग। सबसे बड़ा है आनंद। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा जो सर्ग है वो है आनंद सर्ग। ठीक है, याद रखेंगे, इसका आनंद सर्ग जो है ये सबसे बड़ा सर्ग है और सबसे छोटा है चिंता। ठीक है, हमारे यहां उल्टा होता है, हम चिंता ज्यादा करते हैं, आनंद की अनुभूति कम करते हैं। इसको पलटने का प्रयास कीजिए। चिंता चिता बन जाती है। चिता जिस दिन इतना चिंता कर लोगे ना, अटैक वटैक आ जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है, तो चिंता चिता बन जाती है, ऐसे याद रखो। ठीक है, तो चिंता कम करना सीखना है। चिंता दोस्तों याद रखेंगे, ये सबसे छोटा सर्ग माना जाता है, चिंता सर्ग। ठीक है, ये सबसे छोटा माना जाता है और आनंद सर्ग दोस्तों सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे सर्ग हैं। एक सबसे प्रसिद्ध सर्ग है ईड़ा सर्ग। ठीक है, ईड़ा सर्ग, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये सबसे फेमस सर्ग है ईड़ा वाला सर्ग। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। कुल 15 सर्ग ये कामायनी में देखने को मिलते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, आनंद आ रहा है पढ़ने में ना यार? आएगा आनंद, ऐसा थोड़े कहीं से बाहर से सवाल बनेगा, सवाल ऐसे ही बनता है। कह रहा छायावादी की लघुत्रयी। ठीक है, लघुत्रयी में कौन शामिल है? लघुत्रयी को छोड़ो, पहले बताओ छायावाद के 4 स्तंभ कौन है? सब पढ़ते पढ़ते ये मत भूल जाना। ठीक है, छायावाद के 4 स्तंभ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ये आप एक बार काउंट कर लीजिए। तो सर छायावाद के 4 स्तंभ में सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को रखिए, इसलिए भैया क्योंकि इनको प्रवर्तक कहा जाता है। ठीक है, इनको छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, तो इनको सबसे पहले रखिए। दूसरे नंबर पे रख लीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत जी को। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को रख लीजिएगा, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तीसरे नंबर पे रख लीजिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। ठीक है, सूर्य के बिना दुनिया अधूरी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, और चौथे स्तंभ के रूप में महिला है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ये 4 स्तंभ कहे जाते हैं, पहले इसको याद रखें। अब जो सवाल पूछा वो क्या पूछा दोस्तों? वो सवाल पूछा है कि लघुत्रयी में किसे शामिल किया जाता है। क्या पूछा सवाल? सवाल पूछा कि लघुत्रयी। ठीक है, छायावाद का लघुत्रयी। ठीक है, छायावाद का लघुत्रयी। ठीक है, लघुत्रयी दोस्तों ये किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। तो लघुत्रयी में संजोग देखिए कि महादेवी वर्मा 4 स्तंभों में भी गिनी जाती हैं और लघुत्रयी में भी गिनी जाती हैं। तो जहां कहीं इनका महादेवी वर्मा का नाम मिले, आप यही सही कर लीजिएगा, इनको लघुत्रयी में भी गिनते हैं। ठीक है, ये बहुत कमाल की बात है। ठीक है, तो लिखिएगा दोस्तों यहां पर कि महादेवी वर्मा, इनकी 2 जगह गिनती होती है। ठीक है, महादेव भाई लेडीज फर्स्ट। ठीक है, तो यहां भी लेडीज का नाम था। ठीक है, और इन्हीं से दोस्तों आपको शुरुआत करना है। 2 जगह नाम है, तो महादेवी वर्मा को लघुत्रयी में भी गिना जाता है। बाकी आ जाते हैं रामकुमार 2 वर्मा, सब वर्मा वालों का गुट है यार, ये भी याद रखो। ठीक है, लघुत्रयी वर्मा का गुट है। ठीक है, वर्मा वर्मा वर्मा। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि वर्मा का गुट। ठीक है, वर्मा का गुट दोस्तों ये लघुत्रयी में आता है, याद रखेंगे। अब इसमें आ जाता है रामकुमार वर्मा। ठीक है, रामकुमार वर्मा, और एक आ जाता है भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, तो ये वर्मा की गुट वाली बात आप याद रखेंगे तो आपको लघुत्रयी याद रहेगा। इसी तरह से बृहत्त्रयी भी है। ठीक है, तो लघुत्रयी में 3 लोग हैं, स्तंभ में 4 लोग हैं। इसको, इन दोनों चीजों को दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, और लघुत्रयी क्या जैसे बृहत्त्रयी भी है, और बृहत्त्रयी में दोस्तों कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश किसे कहा गया। ठीक है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि बृहत्त्रयी में ब्रह्मा विष्णु महेश किसे किसे नाम दिया गया है, और उसका एक ट्रिक भी आपको बता दूंगा कि चीजें आपको याद रहें। ठीक है, देखिए अगला सवाल भी दे दिया हमारा। ठीक है, सवाल आ गया कि छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है, छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश कौन कहे जाते हैं, ये सवाल है, याद रखेगा। इन्हीं को कहा जाता है छायावाद का वृहत्त्रयी। क्या कहा जाता है? इसको छायावाद का वृहत्त्रयी भी कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, ये अक्सर करके लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो भूलने से बचने के लिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले लिख लीजिए ब्रह्मा। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे लिख लीजिए दोस्तों विष्णु। ठीक है, विष्णु। फिर तीसरे नंबर पे लिख लीजिएगा दोस्तों महेश यानी शिव। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सबसे निराले जो हैं, निराला कहा जाता है शिव को। ठीक है, शिव को क्या कहा जाता है कि शिव बहुत भोले हैं, शिव बहुत निराले हैं। तो याद रखिए, क्योंकि
अरे यार समस्या इस बात की भूल जाएंगे, सिर्फ वर्मा का गुट था तो याद हो जाएगा, ये भूल जाएंगे आप सभी। और छायावाद के 4 स्तंभ बहुत पॉपुलर सवाल हो, याद रहेगा, यही सवाल आप भूलोगे, इसीलिए मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। तो निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये जो है इनको महेश कहा जाता है, ठीक है। और बाकी ब्रह्मा किसे कहा जाता है, तो ब्रह्मा का ना पूजा होता है ना पाठ होता है, ठीक है। हालांकि मंदिर पूरे भारत में एक जगह मिलता है, वो अजमेर में बना हुआ है, ठीक है। अजमेर में बना हुआ दोस्तों मंदिर बना हुआ है, अजमेर में एक जगह पड़ता है पुष्कर, वहां बना हुआ है, तो ये आप याद रखेंगे। तो जब मंदिर नहीं तो प्रसाद कम मिलता है, लेकिन प्रसाद याद रखेंगे। हर आदमी चाहता है कि ब्रह्मा जी हमारी कुंडली अच्छी लिखे हो, क्योंकि लिखने का काम ब्रह्मा करते हैं, इसलिए जो कुछ उन्होंने लिखा होगा प्रसाद के रूप में आपको जीवन में मिलेगा। तो ब्रह्मा को याद रखेगा प्रसाद, ठीक है। ब्रह्मा को याद रखेंगे क्या, प्रसाद, ठीक है। और पंत को दोस्तों सुकुमार कहा जाता है, ठीक है। पंत को क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि, तो सुकुमार यानी पंत को कहा जाता है, इसी से याद रखेंगे पंत, ठीक है। तो याद रखेगा पंत, या ऐसे याद रखे पत्तों पत्तों में विष्णु समाये हैं, ठीक है। भगवान विष्णु तो हर जगह है, हरि तो हर जगह है। अरे भाई प्रहलाद से यही सवाल तो हिरण्यकश्यप कर रहा था, ठीक है, कि बुलाओ अपने भगवान को, भगवान कहां है। प्रहलाद ने कहा भगवान कण कण में है, हर पत्ते पत्ते में भगवान है, ठीक है। तो इस तरह से पंत को याद रखेंगे। देखिए अगर ये सीक्वेंस नहीं आपको याद होगा ना, भूल जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे यहां प्रसाद निराला पंत दे दिया तो गलत हो जाएगा। यहां निराला प्रसाद सही है, लेकिन निराला पहले नहीं आएंगे, निराला पहले नहीं आएंगे, पंत पहले नहीं आएंगे, प्रसाद पंत निराला, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा समय देखकर दोस्तों ये ट्रिक तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं बनाएंगे तो गलती होगी। करा छायावाद को मधुचर्या ये किस आलोचक ने कहा, ठीक है। करा किस आलोचक ने छायावाद को क्या कहा, छायावाद को मधुचर्या कहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की लाइन है। इन्होंने छायावाद को मधुचर्या कहा है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा है, ठीक है। इन्होंने छायावाद को चित्र भाषा शैली भी कहा है दोस्तों, यह भी आप याद रखेंगे। ये लाइन भी पूछ सकता है, तो मधुचर्या वाली लाइन भी याद रखेंगे और इस लाइन को भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा छायावाद का सीमांकन, छायावाद का सीमांकन कब से कब किया जाता है, तो 1918 से 36 तक किया जाता है, ठीक है। एक चीज और बता दूं, 18 से 36 का मतलब हो जाता है 2 विश्व युद्धों के बीच का समय, ठीक है। 2 विश्व युद्धों के बीच का समय, ठीक है। बीच का समय यह किसका रहा दोस्तों, ये छायावाद का रहा, ठीक है। ये छायावाद का रहा। आपको पता होगा 1919 में जाकर 18 के बाद ही दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था, और 1936 छोड़िए 39 में, ठीक है, जाकर के फिर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया। तो दोनों मुख्य युद्धों के बीच का जो समय रहा है वो छायावाद का रहा है, ये आप याद रखेंगे। और 1936 के बाद ये प्रगतिशील कवियों का संघ बन गया, ठीक है। तो उसके बाद प्रगतिवादी लेखकों का संघ बना, और उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सॉरी, अगला सवाल देखिए। करा जूही की कली ये किसकी रचना है दोस्तों, तो जूही की कली ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। महादेवी वर्मा के रचनाओं के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है, कि जैसे महादेवी वर्मा में हमने बताया था यामा है, नीरजा है, निहार है, ठीक है, सांध्य गीत है, ठीक है। ये सब रचनाएं दोस्तों महादेवी वर्मा जी की है। सुमित्रानंद पंत में हम लोगों ने जो सबसे फेमस कृति रही दोस्तों, जैसे लोकायतन वगैरह का नाम पढ़ा था, ठीक है, तो वो सब याद रखेंगे, ठीक है। पल्लव याद रखेगा, गुंजन याद रखेंगे, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ रचनाओं के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, परिमल बहुत फेमस रचना है। कुकुर मुत्ता, जी हाँ, कुकुर मुत्ता, यह भी दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ही रचना है। अनामिका और गीतिका, ठीक है, अनामिका भी इन्हीं की रचना है, गीतिका भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। अनाम दास का पोथा भी इन्हीं की रचना है, यही ना, ठीक है। अनाम दास का पोथा बहुत फेमस रचना भाई, अनाम दास का पोथा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अनाम दास का पोथा, नहीं, अनाम दास का पोथा नहीं, तुलसीदास पहले लिखे, ठीक है। तुलसीदास दोस्तों इनके ग्रंथ का नाम है, तुलसीदास एक अलग व्यक्ति भी थे, और तुलसीदास दोस्तों इनके ग्रंथ का भी नाम है तुलसीदास, ठीक है। और क्या ग्रंथ है दोस्तों, और अड़िमा लिख लीजिए, नए पत्ते लिख लीजिए, ठीक है,
बड़ा जोर डालना पड़ता है, ठीक है। अरिमा लिख लीजिएगा, नए नए पत्ते लिख लीजिएगा। ये सब जो रचना है दोस्तों, ये किसकी रचनाएं हैं? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। एक एक रचना आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ठीक है, गलती नहीं करना आपको, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो पोथा वाली बात याद आई मुझे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, जिन्होंने अशोक के फूल लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए। अभी अचानक से आया था ना अनामदास का पोथा, यहां पे कहां याद आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, निकल जाता है, जबान है, फिसल जाती है। अनामदास का पोथा, ठीक है, ये किसकी रचना है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यह रचना है, इसे आप याद रखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अशोक का फूल भी लिखा था। हजार हजार भूमिका मैंने बताया था, हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं की रचना है। अगर पीछे वाली क्लास देखा होगा तो जानकारी होगी यार, ठीक है, और नहीं देखा होगा तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा छायावाद के जाने माने 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? अब तो हम याद रखें, ठीक है, हम पहले ही 4 स्तंभ लिख देते हैं। जयशंकर प्रसाद को स्तंभ माना जाता है, इनको प्रवर्तक भी माना जाता है। सुमित्रानंदन पंत को स्तंभ माना जाता है, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। और एक लेडीज हैं दोस्तों, महादेवी वर्मा जी, ठीक है, आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है इन्हें, इनको भी माना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी दोस्तों यहाँ शामिल नहीं है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 स्तंभों में इनकी गिनती नहीं की जाती है, इसको आप याद रखेंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। करा छायावाद का नामकरण दोस्तों किसने किया था? अब यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, छायावाद का स्तंभ कहा जाता है और छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। ये 2 चीजें आप याद रखेंगे, लेकिन इन्होंने नामकरण नहीं किया। नामकरण किया था दोस्तों मुकुटधर पांडे जी ने, ठीक है। नामकरण जो किया है वो किसने किया है? मुकुटधर पांडे जी ने किया है। अब न जाने क्यों यार हर बच्चा जयशंकर प्रसाद के पीछे पड़ जाता है। अरे पहले सवाल सुनो, पूछा क्या है? प्रवर्तक नहीं पूछ रहा है और ना ही आपसे स्तंभ पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नामकरण, छायावाद का नामकरण। ये नाम दोस्तों किसने दिया है? तो मुकुटधर पांडे ने दिया है। इनकी एक पत्रिका आती थी श्री शारदा, उसी पत्रिका में इन्होंने पहली बार ये नाम दिया था, ठीक है। इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका आती थी, उस पत्रिका का नाम था श्री शारदा। क्या नाम था? श्री शारदा। उसी पत्रिका में दोस्तों इन्होंने पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग किया था, ये आप याद रखेंगे। ये भी पत्रिका वाली बात भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। करा वन का महत्व, ठीक है, प्रकृति पर्यवेक्षण, ठीक है, प्रेम का स्वच्छंद रंगमय चित्रण, ठीक है, रंगमय चित्रण, कथा गीत का प्रयोग तथा काव्य में खड़ी बोली की स्वीकृति किस युग की विशेषता है? ये छायावाद युग की विशेषता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तभी तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? भाई उनकी ऐसी रचनाएं थी, इसीलिए उन्हें सुमित्रानंदन पंत कहा जाता है, ठीक, ये कहा जाता है, ठीक है। प्रकृति का सुकुमार कवि, ठीक है, सुकुमार कवि, यह किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी को ये कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। ये प्रकृति संबंधी जो विशेषताएं थी ये छायावाद की विशेषताएं हैं, ठीक है। करा हिंदी साहित्य में शुक्ल युग को किस नाम से जाना जाता है? करा हिंदी साहित्य में जो शुक्ल युग है, ठीक है, याद रखेगा, कोई नया युग नहीं दोस्तों, ये शुक्ल युग को हम प्रसाद युग भी कहते हैं, ठीक है, और यही छायावाद युग भी है, ठीक है। यही क्या है दोस्तों, इसी को हम छायावाद युग भी कहते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, इसको प्रसाद युग भी कहते हैं, इसको प्रेमचंद युग भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रसाद जी की रचनाओं के कारण इसे प्रसाद युग के नाम से जाना गया। मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत सारी रचनाएं हुई, ठीक है, अंगुलियां कम बन जाएगी गिनते गिनते, ठीक है। गोदान हो गया, गबन हो गया, नमक का दरोगा हो गया,
और आपका जो है रंग भूमि हो गया, कर्म भूमि हो गया, सेवा सदन हो गया, मंगल सूत्र हो गया, ठीक है, ईदगाह हो गया, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी रचनाएं दोस्तों जो किसकी रही हैं, जो मुंशी प्रेमचंद जी की रही हैं, याद रखेंगे, इसलिए प्रेमचंद युग भी कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा। ये प्रेमचंद प्रसाद तो दोनों यहां पर दिया, ये सही हो जाएगा। भारतेंदु युग नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों यहां जो दिया गया ये बिल्कुल सही है। करा एक भारतीय आत्मा दोस्तों किसे कहा गया, देखो नाम पीछे आया था दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी का, ठीक है, याद रखेगा। इन्हीं को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है। इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे। इन्होंने कई छद्म नामों से दोस्तों रचनाएं की हुई हैं, जैसे उमाकांत, परीक्षा में पूछता है कि उमाकांत या छत्रज्ञ उपनाम दोस्तों किसने धारण किए थे, इस तरह से सवाल आता है, ठीक है। तो किस उपनाम से दोस्तों इन्होंने रचनाएं की हुई हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, परीक्षा में आता है छत्रज्ञ, ठीक है, छत्रज्ञ, ठीक है, छत्रज्ञ उपनाम से ऐसे परीक्षा में पूछता है कि बताइए छत्रज्ञ उपनाम से किसने जो है रचनाएं की हुई है, तो क्या बताएंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। या उमाकांत नाम से किसने किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से कभी सवाल बने तो दोस्तों आप इनको बता दीजिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी आपका सही जवाब हो जाएगा। छायावाद के बृहत्त्रयी में कौन शामिल नहीं है, मैंने बृहत्त्रयी में आपको बताया था 3 लोगों के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। किसके बारे में बताया था, मैंने कहा था ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में। तो शॉर्टकट में दोस्तों एक बार देख लेते हैं, किसे ब्रह्मा कहा जाता है, किसे विष्णु कहा जाता है, किसे महेश कहा जाता है। तो आपको मैंने ये समझाया कि ब्रह्मा के प्रसाद से ही दुनिया चल रही है, ठीक है, विष्णु पत्ते पत्ते में समाये हुए हैं और महेश बहुत निराले हैं, ठीक है, निराला। तो याद रखेगा। अब कौन, प्रसाद पंत निराला तो ये महादेवी वर्मा ये शामिल नहीं है। महादेवी वर्मा ये लघुत्रयी में शामिल है, ये लघुत्रयी में शामिल है और ये स्तंभों में की गिनती में भी दोस्तों इनकी गिनती की जाती है, लेकिन ये बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि आज तक आपने साहित्य किस टीचर से पढ़ा, कैसे पढ़ा, लेकिन मुझे जरूर पता है कि यदि आप साहित्य मुझसे पढ़ेंगे, मैं साहित्य का स्पेशल बैच भी लॉन्च कर रहा हूं जिसमें केवल साहित्य पे चर्चा होगी, रोज ऐसे बेहतरीन सवालों पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साहित्य के बैच ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाइए। अभी जो बैच चल रहा है हिंदी इंडिविजुअल का, वो स्पेशली हिंदी ग्रामर प्लस साहित्य का है, उसमें काम भर की साहित्य दी हुई है। लेकिन आप बहुत विस्तार से अगर साहित्य पढ़ने के इच्छुक हैं तो दोस्तों एक बहुत विशाल बैच में लॉन्च कर रहा हूं साहित्य के ऊपर, तो वो थोड़ा सा समय लगेगा, बस हफ्ते भर की बात है, 1 हफ्ते 10 दिन में वो बैच आ जाएगा। कमाल का बैच है, जबरदस्त तैयारी करने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर महादेवी वर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा छायावाद के लघुत्रयी में कौन शामिल नहीं है। लघुत्रयी में दोस्तों मैंने कहा था लघुत्रयी गिरोह था एक तरह से, ठीक है, गिरोह मत कहिए, गुट था दोस्तों। किसका गुट था, वर्मा लोगों का, ठीक है, वर्मा लोगों का गुट था, ठीक है। अब आपको यहां पे 3 वर्मा का नाम बताना है, ठीक है, वो 3 वर्मा का नाम बताना है। तो एक थी दोस्तों महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा, दूसरे थे राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा, और तीसरे थे भगवती चरण वर्मा, ठीक है। तीसरे कौन थे, भगवती चरण वर्मा, ठीक है, ये थे। अब आप अपना उत्तर देख लीजिए। जिस बच्चे को 3 लाइन पता होगा वो काहे का टेंशन में रहेगा भाई। महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा ही है। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों ना तो ये बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं, ना ये लघुत्रयी में गिने जाते हैं, ना ही ये 4 स्तंभों में गिने जाते हैं, ठीक है। इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, ये इसके बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा, ठीक है, एक भारतीय आत्मा के रूप में दोस्तों जाना जाता है। और 2 छद्म नामों से उमाकांत और छत्रज्ञ छद्म नामों से इन्होंने जो है रचनाएं की हुई हैं, उपनाम धारण किए हुए, ये भी याद रखेंगे। प्रसाद को छायावादी जनक किसने माना है, किस आलोचक ने दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा है। मैंने पहले बताया था दोस्तों ये छायावाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, ये छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा दोस्तों कि बताइए इनको प्रवर्तक या जनक किसने कहा है, तो याद रखेंगे कहा है इलाचंद जोशी जी ने। किसने कहा है, इलाचंद जोशी, जो कि एक आलोचक थे, और इन्होंने और शिवनाथ जी ने, दोनों लोगों ने कहा है, ठीक है। और भाई दूसरे का नाम नहीं दिया, कल को परीक्षा में दूसरा नाम दे दे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे इन दोनों लोगों ने दोस्तों क्या कहा है, इन दोनों लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक या जनक माना है, ये आप याद रखेंगे। इलाचंद जोशी और शिवनाथ जी को माना है
इसे दोस्तों आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। कर आप प्रेम पथिक दोस्तों किसकी रचना है? बहुत पॉपुलर रचना है दोस्तों प्रेम पथिक, ठीक है। प्रेम शब्द देखकर आप घबरा ना जाइएगा, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद की ही रचना है। अब आप कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद की रचना में कभी हमने प्रेम पथिक पढ़ा नहीं, हमारा जीवन उसी आंसू कंकाल में रह गया। हम जीवन भर दोस्तों, हम जीवन भर कामायनी खंड काव्य को देखते रह गए, हम जीवन भर आंसू को देखते रह गए, हम लहर जो इनकी रचना उसे देखते रह गए, झरना जो कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, इसी से छायावाद का शुरुआत माना जाता है, हम इस पे रह गए, इसे याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज और बता दूं, प्रेम पथिक मूल रूप से ब्रज भाषा में लिखी गई थी, बाद में खड़ी बोली में उसका ट्रांसलेट किया गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, याद रखेंगे। ये जो प्रेम पथिक रचना है, ठीक है, ये जो प्रेम पथिक ग्रंथ है, इसको मूलतः ब्रज भाषा में लिखा गया था, ठीक है। मूलतः ब्रज भाषा में रचित, ठीक है, ब्रज भाषा में रचित, ठीक है। इसकी रचना पहले ब्रज भाषा में हुई, बाद में दोस्तों इसका ट्रांसलेट किया गया था। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। करा किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, ठीक है। करा छायावाद का घोषणा पत्र किस कवि की कृति को कहा जाता है? तो याद रखिएगा किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत। इनको दोस्तों छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। छायावाद का 3 चीज पूछ दे, कभी दोस्तों प्रवर्तक शब्द दे दे, कभी दोस्तों जनक शब्द दे दे, या कभी दोस्तों छायावाद का स्तंभ शब्द दे दे, ठीक है। क्या दे दे? छायावाद का स्तंभ शब्द दे दे। इन तीनों और कभी दे दे जो इनकी रचना है झरना, ठीक है, झरना, ये दोस्तों शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। इसी से छायावाद का शुरुआत माना जाता है। ये 4 पॉइंट आपको जयशंकर प्रसाद जी के बारे में याद रखना है। लेकिन सुमित्रानंद पंत की एक रचना है जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। वो रचना कौन सी? नाम सुना होगा आपने, पल्लव, ठीक है। एक इनकी रचना है, नाम है पल्लव, ठीक है। एक इनकी रचना है, नाम है पल्लव, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, मैनिफेस्टो कहा जाता है। कभी घोषणा पत्र देता है और कभी एक शब्द देता है मैनिफेस्टो, ठीक है, मैनिफेस्टो, ठीक है, मैनिफेस्टो शब्द दे देता है। तो बहुत ना घबराएगा, छायावाद का मैनिफेस्टो या छायावाद का घोषणा पत्र, ये पल्लव जो रचना उसे कहा जाता है। और पल्लव के रचनाकार कौन है? ये सुमित्रानंद पंत जी हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है सवाल, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा दोस्तों, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख, ठीक है, लिखने वाले लेखक कौन थे? छायावाद के समर्थन में पहला लेख दोस्तों किसने लिखा था? अब यहां पे बच्चा घबरा जाता है। देखो जयशंकर प्रसाद प्रवर्तक जरूर हैं, लेकिन इन्होंने कोई लेख नहीं लिखा। हाँ, झरना जो इनकी कृति है दोस्तों, झरना से छायावाद की शुरुआत जरूर मानी जाती है, ठीक है। छायावाद की शुरुआत दोस्तों जरूर मानी जाती है, ठीक है। लेकिन 3-4 लेकिन लगाइए। और एक बात आप याद रखिएगा, मुकुटधर पांडे वो व्यक्ति है जिन्होंने छायावाद का पहली बार प्रयोग किया था। जबलपुर से इनकी एक पत्रिका दोस्तों प्रकाशित होती है, श्री शारदा। 1920 में दोस्तों एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी और उसमें इसका नाम मिलता है, ठीक है। लिखेगा 1920 ईस्वी में जबलपुर कहां है दोस्तों? ये आपके मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। यहां से एक पत्रिका दोस्तों लॉन्च होती थी, श्री शारदा नामक पत्रिका, ठीक है। यहां से एक पत्रिका आती थी, श्री शारदा, ठीक है, श्री शारदा पत्रिका। इसी पत्रिका में पहली बार छायावाद शब्द का प्रयोग इन्होंने किया, ठीक है, याद रखिएगा। इसी पत्रिका में सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, और उसके ऊपर कोई टॉपिक लिखा, ठीक है। उसी के बाद से दोस्तों ये छायावाद फेमस हो गया। तो आप ना यहाँ पे जयशंकर प्रसाद मत बताइएगा, ठीक है। जयशंकर प्रसाद ये इनकी झरना रचना से शुरुआत जरूर मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद को जनक जरूर कहा जाता है, ठीक है, इनको जनक भी कहा जाता है, इनको प्रवर्तक भी कहा जाता है, इनको स्तंभ के रूप में भी मानते हैं, सब सही है। लेकिन फिर भी जो आपका उत्तर है ये मुकुटधर पांडे जवाब होगा। अब जो बच्चा इतना डिटेल में ना पढ़ा हो, एक्चुअली दिक्कत है ना कि शिक्षक आपको समझाएगा नहीं तो बच्चे का दिमाग कैसे जाएगा इस बात पर, ठीक है। तो गलतियां हो जाती हैं उससे, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे और ऐसी गलतियां ना होने पाए एग्जाम में, ठीक है।
अगला सवाल देखिए, करा कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। जयशंकर प्रसाद जी की रचना महाकाव्य भाई कामायनी, सुमित्रानंद पंत ने पल्लव की रचना किया है जिसे मैनिफेस्टो कहा जाता है, महादेवी वर्मा की रचना यामा पर उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। ठीक है, तो यामा पर याद रखेंगे इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कामायनी जो कि एक महाकाव्य के रूप में जानी जाती, 15 सर्ग में लिखा गया है और इसको मैनिफेस्टो कहा जाता है। ठीक है, मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, BCAD, BCAD यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही हो जाएगा, BCAD ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने तो मिलान कर ही दिया। ठीक है, तो इस चीज को भी दोस्तों आप याद रखेंगे और कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इन चीजों को ऐसे ही पढ़ना आपको। और एक बार फिर से कहना चाहूंगा, ये आपकी अपनी हिंदी की किताब आ चुकी है, आप इसे परचेज कीजिए, बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी दोस्तों, जबरदस्त किताब है। और इस किताब में पूरे 6000 सवाल भी दिए गए हैं, पूरा व्याकरण और पूरा साहित्य का पोर्शन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस किताब को आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से। कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर दोस्तों आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार पुनः आपसे आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज एक बार मौका दीजिए, हमारे पेड कोर्स के डेमो क्लास को जरूर देखिए। देखिए, मैं कभी बच्चों से ये नहीं कहता यार आप खरीद लो कोर्स, आपको ठीक लगे तो खरीदो, आपको समझ में आए तो खरीदो। और आपको ये विश्वास करना पड़ेगा कि यदि मैं अपनी फ्री की क्लास में इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, इतना मेहनत कर रहा हूं, आपके बारे में इतना सोच रहा हूं, तो मैं अपनी पेड क्लास के बारे में बहुत सोचता हूं। उसके कंटेंट यहां से कई हजार गुना बेहतरीन है, और बेहतरीन, जिसकी आप बैठकर कल्पना नहीं कर सकते, YouTube पर कभी नहीं सोच सकते। जैसा संविधान मैंने पढ़ा दिया ना, जैसा इतिहास मैंने पढ़ा दिया, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि कभी भी लाखों रुपए खर्च करके उस तरह से क्लास दी जाएंगी। इतना जबरदस्त क्वालिटी कंटेंट है। ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी तो आपको बताना ही पड़ेगा, वरना आप जब ज्वाइन करेंगे ना, या डेमो देखकर ही आपको क्वालिटी समझ में आ जाएगी। तो इसलिए मैं बुला रहा हूं कि एक बार डेमो देखने आप जरूर आइए। ठीक है, ये स्टडी 91 एप्लीकेशन है ऑफिशियल, इसके आगे जरूर जोड़िएगा, बीच में मेरी फोटो लगी होगी, पहचान है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। सारी क्लासेस दोस्तों इसी पे चलती है। ठीक है, चलिए आज का सेशन समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।